हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बताएंगे कि भारत अब इजराइल, यूएई जैसे देशों को बेच रहा है हथियार। अमेरिका को भी खरीदार बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों बताएंगे, बड़ी खबर आ रही है भारत की तरफ से। साथ ही आपको दोस्तों बताएंगे जहां हिंद महासागर में चीन का दबदबा और भारतीय नौसेना की ये है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, इससे भी अवगत कराएंगे आपको। साथ ही बताएंगे अगली खबर में, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के बांग्लादेश दौरे पर बड़ी हिंसा करने पर इस्तीफा देगा कट्टरपंथी हिफाजत इस्लाम का नेता। जी हां दोस्तों, कैसे बात इस्तीफे तक पहुंची है दोस्तों, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर पाकिस्तान अब रोते बिलखते भारत के साथ फिर से मजबूरी में व्यापार को दे रहा है मंजूरी। जी हां दोस्तों, चीनी के लिए तरस रही पाकिस्तानी जनता को चैन की सांस दिलाने के लिए कदम उठाया गया है। दोस्तों बताएंगे पूरी बात क्या है। साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे जहां पर दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन ने फैलाया जहाजों का झुंड, फिलीपींस ने दे डाली है बड़ी धमकी। जी हां दोस्तों, क्या कहा है फिलीपींस की तरफ से बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां मानवाधिकार के रिपोर्ट में अमेरिका ने भी माना कि कश्मीर में हालात सुधार रही है भारत सरकार। जी हां दोस्तों, साथ ही बंगाल चुनाव से बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों, जहां एक सर्वे आया है जिसमें भाजपा की इतनी वोटों से सरकार बन रही है। दोस्तों ये भी बताएंगे आपको। साथ ही आप सभी भाइयों के लिए खुशखबरी, जिनको लगता है कि सिलेंडर का रेट बढ़ गया है, दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी, जहां इतने रुपए सस्ता हो गया है एलपीजी सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, साथ ही जितने भाई और बहनें ट्रेन में सफर करते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। अगर आपने भी ट्रेन में ये गलती की है तो आपको हो सकती है 3 साल तक की जेल की सजा। जी हाँ दोस्तों, तो जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत अब इजराइल, यूएई जैसे देशों को बेच रहा हथियार, जिसमें अमेरिका को भी खरीदार बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों बता दें, रक्षा मंत्रालय कई देशों से हथियारों की खरीद करता है। अच्छी खबर दोस्तों यह है कि इनमें से कई देश अब भारत से भी छोटे हथियार खरीदने लगे हैं। रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार आयुध फैक्ट्रियां द्वारा इजराइल, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, ब्राजील, बांग्लादेश, बुल्गारिया आदि देशों को हथियारों की बिक्री की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यूएई ने सर्वाधिक खरीद की है दोस्तों भारत से, यानी सबसे ज्यादा भारत से खरीदे जाने वाला देश यूएई बनकर उभर कर आया है दोस्तों। इसके अलावा फ्रांस समेत यूरोप के कुछ देशों एवं अमेरिका को भी हथियारों की बिक्री के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि जो हथियार इन देशों को बेची जा रही है वो इतनी उच्च क्षमता के नहीं है जो हम उनसे खरीदते हैं, फिर भी आयुध फैक्ट्रियों के लिए इन देशों को हथियारों की बिक्री फायदे का सौदा साबित हो रही है। दोस्तों इन देशों को सबसे ज्यादा 155 mm की तोपें बेची गई है दोस्तों, जो डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है तथा आयुध फैक्ट्रियों द्वारा निर्मित की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत इजराइल, स्वीडन, यूएई समेत कई देशों के हथियारों का खरीदार रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले कुछ समय में भारत एक सबसे बड़ा रिवेन्यू जनरेट करने वाला देश होगा दोस्तों, सबसे ज्यादा इसकी जीडीपी होगी और एक दिन अमेरिका की तरफ भारत भी विकसित देश होगा, तो कमेंट सेक्शन में भारत को हर ऊंचाइयां मिलेंगी, जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर हिंद महासागर में चीन का दबदबा और भारतीय नौसेना की तैयारी। बता दें, हिंद महासागर में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए एक मुश्किल सवाल बनकर उभरा है दोस्तों, और इसी बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के उद्देश्य से पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर में भारतीय नौसेना ने कई मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ युद्धाभ्यास किए हैं। इसी कड़ी का सबसे ताजा उदाहरण हालिया 2 दिवसीय पेसेक्स नौसैनिक युद्धाभ्यास है, जिसमें भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं ने पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को परखा है। इस पेसेक्स एक्सरसाइज में भारतीय नौसेना के युद्धपोत शिवालिक के साथ हेलीकॉप्टर और लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान P-8I ने अमेरिकी नौसेना के जहाज USS थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ हिस्सा लिया है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप एक मेगा नौसैनिक बेड़ा होता है जिसमें एक विमान वाहक और बड़ी संख्या में विध्वंसक युद्धपोत तथा अन्य जहाज
आज शामिल होते हैं। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी जी के बांग्लादेश दौरे पर की थी हिंसा, इस्तीफा देगा कट्टरपंथी हिफाजत इस्लाम का नेता। बता दे बांग्लादेश में उग्रवादी संगठन हिफाजत इस्लाम के नायब अमीर और हिफाजत की नारायणगंज इकाई के प्रमुख अब्दुल अवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया है। बताया ये जा रहा है कि अवाल ने अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के देश भर में जगह जगह 3 दिनों तक हिंसक कार्रवाई को अंजाम देने के कारण नाराजगी जताते हुए कथित तौर पर अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर डाली है। अवाल ने नारायणगंज में DIT वाणिज्यिक क्षेत्र की रेलवे मस्जिद में सोमवार रात शब-ए बारात के मौके पर अपने संबोधन में इसकी घोषणा की है। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बांग्लादेश यात्रा के विरोध के नाम पर हिफाजत इस्लाम के कार्यकर्ताओं ने ढाका, नारायणगंज, सिलहट, ब्राह्मण बेरिया, चटगांव सहित पूरे देश में हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की थी। जी हां दोस्तों, और ऐसे में वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद अन्य देशों में भी बड़ा आक्रोश हो रहा है दोस्तों इन कट्टरपंथियों को लेकर। ऐसे में अब ये इस्तीफा देने का वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, और देखते हैं जैसे इस्तीफा देता है हम आपको बताते हैं दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी का जो विरोध करेगा इसी प्रकार से इस्तीफा और सजा का मोहताज होगा तो कमेंट सेक्शन में मोदी जी से पंगा सही नहीं जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान से खबर, चीनी के लिए तरस रही जनता, संकट में पहुंचा कपड़ा उद्योग, इमरान ने हार कर भारत संग व्यापार को दी है मंजूरी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान कोरोना वायरस, कंगाली और महंगाई की मार से जूझ रहा है दोस्तों। पाकिस्तान में चीनी की बढ़ती कीमतों और संकटों से जूझ रहे कपड़ा उद्योग को बचाने के लिए पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने हार कर बुधवार को भारत के साथ संबंध सुधारने की दिशा में पहला कदम रखा है। इमरान सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच 2 साल से ठप व्यापार एक बार फिर शुरू करने को हरी झंडी दी है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है दोस्तों। पाकिस्तान की आर्थिक मामलों से जुड़ी कैबिनेट की बैठक में इमरान खान सरकार ने भारत के साथ व्यापार शुरू करने पर फैसला किया है। इससे पहले अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद पाकिस्तान ने भारत से नाता तोड़ लिया था। पाकिस्तान सरकार चीनी और कपास का आयात ऐसे समय पर करने जा रही है जब इन दोनों के लिए पाकिस्तान को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जी हां दोस्तों, ऐसे में इमरान हार कर अब भारत के संग व्यापार को मंजूरी दे रहा है दोस्तों। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारत को पाकिस्तान का साथ देना चाहिए ऐसे में दोस्तों, हाँ या ना? कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या कहते हैं, क्योंकि ये देश भारतीय लोगों का है दोस्तों, और आप लोगों की राय बहुत महत्वपूर्ण होती है और बहुत ज्यादा महत्व रखती है दोस्तों। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन ने फैलाया जहाजों का झुंड, फिलीपींस ने कहा कि बीजिंग खाली करे विवादित जगह। जी हां दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की दादागिरी जारी है। फिलीपींस ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर में मिलिशिया द्वारा चलाए जा रहे सैकड़ों चीनी जहाज बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में फैल गए हैं। इस तरह चीन ने अपने जहाजों के बेड़े को इस क्षेत्र से हटाने की फिलीपींस की मांग को ठुकरा दिया है। फिलीपींस के ने विट्सन रीफ में अपने 200 मील के विशेष आर्थिक क्षेत्र में चीनी नावों की मौजूदगी को झुंड और धमकी करार दिया है दोस्तों। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और अन्य देशों ने इस क्षेत्र में की जा रही गतिविधियों को लेकर चीन के इरादे पर संदेह भी जताया है, और इस पर बौखलाए चीन ने इन देशों को फटकार लगाई। चीनी राजनयिकों ने कहा है कि नौकाएं अशांत समुद्र से पनाह ले रही है और उनमें कोई मिलिशिया सवार नहीं है। दक्षिण चीन सागर पर फिलीपींस के टास्क फोर्स ने एक बयान जारी कर चीनी समुद्री मिलिशिया की निरंतर गैर कानूनी उपस्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है दोस्तों, और इस समुद्री बेड़े को अभी तक यहाँ से हटाया नहीं गया है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां मानवाधिकार रिपोर्ट में अमेरिका ने भी माना कि कश्मीर में हालात सुधार रही है भारत की सरकार, और उइगरों पर भी चीन को लताड़ा है अमेरिका ने। जी हां दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को जो बाइडेन प्रशासन के अंदर अपनी पहली मानवाधिकार रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में जो बाइडेन प्रशासन ने माना है कि भारत ने जम्मू कश्मीर में सामान्य हालात वापस लाने के लिए लगातार कोशिशें की हैं, लेकिन इसी रिपोर्ट में उइगरों के साथ हो रहे अत्याचारों को लेकर चीन को फटकार भी लगाई है दोस्तों। आपको बता दें, रिपोर्ट का शीर्षक था 2020 काउंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट प्रैक्टिस, जिसमें
चीन की सरकार को शिनजियांग प्रांत में उइगुर मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार को जिम्मेदार बताया गया है। दोस्तों रिपोर्ट में रूस की सरकार पर विरोधियों को निशाना बनाने और सीरिया के नेता बशर अल असद पर भी अपने लोगों के खिलाफ अत्याचार किए जाने का आरोप लगाया है। भारत को लेकर इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है दोस्तों आपको बता दें। इसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। सरकार ने संचार के माध्यमों पर लगे प्रतिबंधों को हटाया है, नजरबंद किए नेताओं को रिहा किया है। जनवरी में भारत सरकार ने इंटरनेट को आंशिक रूप से बहाल किया। हालांकि जम्मू कश्मीर के अधिकतर हिस्सों में 4G इंटरनेट की बहाली नहीं की गई है। दोस्तों ऐसे में अमेरिका की तरफ से भारत की बड़ाई की गई है दोस्तों, और भारत को एक अच्छा देश करार दिया गया है। और वहीं चाइना को उइगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर बड़ी फटकार लगाई है। दोस्तों आप क्या कहेंगे ऐसे में? अगर आप भी मानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान फटकार के ही लायक है तो आप भी कमेंट सेक्शन में फटकारी देश चाइना पाकिस्तान जरूर लिखिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो भारत ने कहा कि सीरिया मुद्दे पर आत्म मंथन करे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। जी हां दोस्तों, भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी को आत्म मंथन करना चाहिए कि सीरिया के मुद्दे पर उसकी कार्यवाहियों और निष्क्रियता की क्या कीमत चुकानी पड़ी। भारत ने जोर दिया है कि विश्व निकाय को तत्काल आम सहमति बनाने की जरूरत है और युद्धग्रस्त देश के लोगों की परेशानी दूर करने के मुद्दे पर वो अविचलित नहीं रह सकता। जी हां दोस्तों अगली खबर की बात करें ऐसे में तो बीबीसी रिपोर्टर ने धमकियों के बाद चाइना छोड़ दिया, कहा बहुत रिस्की है चाइना में रहना। जी हां दोस्तों, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीसी के एक दिग्गज संवाददाता को सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच चीन छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग से चीन की सरकार खफा है, नाराज है। बीबीसी ने बुधवार को बताया कि जॉन सूडवर्थ को ताइवान भेजा गया है और वो ब्रिटिश सार्वजनिक सेवा प्रसारक के चीन के संवाददाता बने रहेंगे। विदेशी संवाददाताओं के क्लब ऑफ चीन ने बताया है कि सूडवर्थ अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच पिछले सप्ताह यहां से चले गए। संगठन ने बताया कि सूडवर्थ की पत्नी योवेन मुरे भी उनके साथ चली गई। मुरे आयरलैंड के प्रसारक RTE में संवाददाता हैं। जी हां दोस्तों, आप भी बीबीसी न्यूज प्रेस टीम का ये ट्वीट पढ़ पा रहे होंगे। दोस्तों अगर आपको भी ऐसे में लगता है कि चाइना किसी लायक नहीं है दोस्तों और वहां पर किसी अन्य बाहरी देशों का रहना खतरे से खाली नहीं, तो कमेंट सेक्शन में चाइना को बॉयकॉट करना चाहिए जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां WHO की जांच रिपोर्ट पर खड़ा हुआ सवाल। अमेरिका, ब्रिटेन सहित टोटल 14 देशों ने जारी किया है बयान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर तैयार की गई WHO की रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने कोरोना वायरस की शुरुआत कैसे हुई इसको लेकर तैयार की जा रही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट की आलोचना की गई है। अमेरिका और ब्रिटेन के साथ 12 अन्य देश भी WHO की रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों इन सभी देशों ने मिलकर एक बयान जारी किया। इस बयान में आरोप लगाया गया है कि चीन ने इस रिसर्च से संबंधी मूल डेटा और नमूने WHO को नहीं दिए हैं। ये बयान WHO प्रमुख टेड्रोस एडहोम घेब्रियेसस द्वारा कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच के दौरान डेटा मिलने में हो रही कठिनाई की बात स्वीकारने के बाद आया है। दोस्तों टेड्रोस ने कहा था, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में देश रिसर्च के लिए व्यापक डेटा शेयर अवश्य करेंगे। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो भारत ने फिजी को भेजी है कोरोना वैक्सीन की 1 लाख खुराक। अब तक 80 से अधिक देशों की है मदद। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के तमाम देशों की मदद कर भारत ने मिसाल कायम की है। दोस्तों भारत ने दुनिया भर के 80 से अधिक देशों को कोरोना वैक्सीन पहुंचाई है। अब भारत ने कोरोना वैक्सीन की 1 लाख खुराक फिजी को दी है। जी हां दोस्तों, भारत निर्मित कोरोना टीके भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त सैफुल्लाह खान ने फिजी के प्रधानमंत्री रियर एडमिरल यानी जो कि रिटायर्ड एडमिरल हैं जोसिया विवेक बेनी मारामा को नाडी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सौंपा है। जी हां दोस्तों, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी कहा है। दोस्तों जैसा कि आप फ्रैंक बेनिर मामा का ट्वीट पढ़ पा रहे होंगे। दोस्तों चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अब बच्चों को मिलेगा कोरोना से बचने का सुरक्षा कवच। फाइजर ने तैयार की है नई वैक्सीन। जी हां दोस्तों, और इसको लेकर बताया गया है कि ये 100% सुरक्षित। अभी तक किसी कंपनी ने दावा नहीं किया था, लेकिन दोस्तों फाइजर दावा कर रही है कि ये 100%
100% सुरक्षित है। आप लोग क्या कहेंगे ऐसे में बताइएगा जरूर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय पर रूसी हैकर्स का बड़ा साइबर अटैक, खुफिया जानकारी हासिल करने के दावे ने मचाई बड़ी सनसनी। जी हां दोस्तों, रूस के हैकर्स पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्रालय यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अधिकारियों के हजारों ईमेल चोरी किए हैं। इस मामले के सामने आने के बाद अमेरिका और रूस के बीच चल रहे तनावपूर्ण संबंधों के अधिक बिगड़ने की आशंकाएं हैं। अमेरिकी न्यूज एजेंसी पॉलिटिको ने इस सेंधमारी की जानकारी दी है। दोस्तों चलता अगली खबर की तरफ, जहां बांग्लादेश में 1971 में सेना द्वारा किए गए नरसंहार के लिए माफी मांगे पाकिस्तानी सरकार। जी हां दोस्तों, ऐसा पूर्व पाकिस्तानी राजनायिक की तरफ से बयान आया है। दोस्तों पाकिस्तान ने जिस तरह बांग्लादेश में लोगों पर अत्याचार किए हैं, इस बात की गवाह सारी दुनिया है। इस कारण पाकिस्तान से मांग की जाती है कि वो बांग्लादेश में किए गए नरसंहार के लिए औपचारिक रूप से माफी मांगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी कड़ी में एक पूर्व पाकिस्तानी राजनायिक ने कहा है कि इस्लामाबाद को 1971 में अपनी सेना द्वारा किए गए नरसंहार के लिए बांग्लादेश से औपचारिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। आप लोग भी अगर चाहते हैं तो कमेंट में ये बात जरूर लिखिएगा दोस्तों कि पाकिस्तान को माफी अवश्य मांगना चाहिए अपनी करतूत के लिए। चलता अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान से ही खबर है, जहां कोरोना नियमों का उल्लंघन किया तो एक ही जेल में ठूंस दिए 20 लोगों को। जी हां दोस्तों, और सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी आवाम ने ही लिए खूब सारे पाकिस्तानी सरकार से मजे। जी हां दोस्तों, आप भी सुनकर हंसने लगेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के फलिया शहर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने वाले नियम का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों मगर मजे की बात यह है कि पुलिस ने जिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने के लिए गिरफ्तार किया था, उन सभी को एक ही जेल में ठूंस दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद आम लोग सोशल मीडिया पर मजे लेते हुए पूछ रहे हैं कि क्या कोरोना जेल की सलाखों को पार नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग क्या कहेंगे इस खबर को सुनने के बाद अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो जर्मनी से खबर है, जहां 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए एस्ट्राजेनेका टीके पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों जर्मनी में स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंगलवार को घोषणा की है कि 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस टीके के उपयोग को एक बार फिर निलंबित किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो चैत्र के महीने में तारकेश्वर धाम पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, चैत्र के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तारकेश्वर धाम की यात्रा पर होंगे। 3 अप्रैल यानी चैत्र महीने की 17 तारीख को बाबा तारकनाथ धाम से बंगाल के तीसरे चरण के लिए भाजपा के चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो बीजेपी जीती तो बंगाल में कौन होगा मुख्यमंत्री, पार्टी के फैसले पर दिलीप घोष ने दे दिए हैं संकेत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार दिलीप घोष ने कहा है कि पहले चरण के मतदान के बाद सिर्फ भाजपा ही अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, जबकि तृणमूल कांग्रेस और उसके नेता हताश हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा भाजपा के पक्ष में बना माहौल और मजबूत होता जाएगा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हार का एहसास होता चला जाएगा। भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो सहित लोकसभा के 3 सदस्यों और 1 राज्यसभा सदस्य स्वप्न दासगुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन घोष इनमें शामिल नहीं है। पार्टी का जीतने की स्थिति में घोष मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में से एक हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप क्या कहेंगे दोस्तों इस खबर को सुनने के बाद, और आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहिए या बीजेपी जीतने के बाद किसको बनाएगी मुख्यमंत्री? अगर आप थोड़ा सा भी गेस कर पा रहे होंगे दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में उस बीजेपी नेता का नाम जरूर लिखिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो बंगाल से ही खबर आ रही है, जहां पर बड़ा एक्शन लिया गया दोस्तों चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग ने बंगाल के रिटर्निंग अधिकारी समेत 3 अफसरों को हटा दिया है। दोस्तों बंगाल चुनाव में 2 रिटर्निंग अधिकारियों पर चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन ले लिया है। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कोलकाता के बल्लीगंज विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी सहित 3 अधिकारियों को पद से हटा दिया है। एक आदेश में यह जानकारी दी गई है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि 2 अन्य अधिकारियों में हल्दिया के उपमंडल पुलिस अधिकारी और पूर्वा मेदिनीपुर जिले में महिषा दल के सर्कल इंस्पेक्टर शामिल है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां आधार पैन लिंक कराने की लास्ट डेट आखिरी घंटों में बढ़ गई दोस्तों। अब 30 जून तक का है समय आपके पास। बता दें कोरोना संकट या किसी अन्य वजह से अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से अब तक लिंक
लिंक नहीं करा पाए हैं दोस्तों तो आपके लिए राहत बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए 3 और महीने की मोहलत दे दी है और उसकी अंतिम तारीख 30 जून तय कर दी गई है दोस्तों। पहले यह तारीख कल यानी बुधवार 31 मार्च को रात 12 बजे ही खत्म हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने आज कल बुधवार को लिंक कराने की अंतिम तारीख खत्म होने से महज चंद घंटे पहले ही लोगों को बड़ी राहत दे डाली। ऐसे में कितने भाई बहन हमारे ऐसे हैं जिनका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है और उनके लिए अच्छी खबर थी, बताइएगा जरूर दोस्तों। अगली खबर की बात करें ऐसे में तो ममता बनर्जी ने कबूली है भाजपा नेता को फोन की बात, लेकिन कहा जिसने भी कॉल लीक करी है उसके खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि हर तरफ से सारी खबरें यानी बंगाल से प्राप्त करने के बाद ये साफ जाहिर हो रहा है कि ममता बनर्जी को अब ये जाहिर हो चुका है कि बंगाल में इस बार वो नहीं जीतने वाली। जी हाँ दोस्तों, आप लोग क्या कहेंगे इस बात को लेकर कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों बंगाल चुनाव को लेकर। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो महाराष्ट्र से बड़ी खबर, जहां 3 दिन बाद कोरोना के केस में बड़ा उछाल देखने को मिला है दोस्तों। 24 घंटे में 39,544 पॉजिटिव केस। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जितने भाई बहन इस खबर को देख रहे हैं कृपया करके कोरोना को हल्के में ना ले दोस्तों, और केसेस बढ़ रहे हैं तो आप लोग प्लीज केंद्र की सरकार के इन गाइडलाइंस को फॉलो जरूर करिएगा दोस्तों। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से घट जाएंगे बियर के दाम, अंग्रेजी व देसी शराब की कीमतों में होगा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, यूपी में शराब और बियर के शौकीनों को 1 अप्रैल से थोड़ी राहत मिलने वाली है। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष में नई आबकारी नीति लागू होगी जिसके तहत बियर के दाम कम होंगे जबकि देशी व अंग्रेजी शराब के दामों में थोड़ी बढ़त जरूर होगी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो बड़ी खुशखबरी, एलपीजी सिलेंडर हो गया सस्ता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कितनी इनकी कीमत घटी है। दरअसल घरेलू एलपीजी यूजर्स के लिए राहत भरी खबर है। एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती की गई है दोस्तों, प्रति सिलेंडर 10 रुपए की कटौती की गई है। जी हाँ दोस्तों, और एलपीजी सिलेंडर के दाम में की गई ये कटौती 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस कटौती के बाद दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर का दाम 809 रुपए हो जाएगा जो कि अभी 819 रुपए चल रहा है। ऐसे में दोस्तों कितने भाई बहनों को लगता है कि 10 रुपए ही कम होने से बहुत राहत मिलने वाली है, बताइएगा जरूर। और दोस्तों अंतिम खबर की बात करें तो ट्रेन में सफर के दौरान यदि ये गलती की है तो 3 साल तक होगी जेल। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने दी है ये बड़ी चेतावनी। बता दें ट्रेन में आग लगने की घटना इन दिनों कई बार देखी गई है। हाल ही में नई दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस के एक कोच में आग लग गई थी, तो वहीं गाजियाबाद स्टेशन पर भी आग लगने की कई घटनाएं सामने आई थी। इन घटनाओं को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों आप ट्वीट देख पा रहे होंगे, रेलवे ने ट्वीट करके कहा है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री ज्वलनशील सामग्री ना स्वयं लेकर चले और ना ही किसी को ले जाने दे। ये एक दंडनीय अपराध है। ऐसा किए जाने पर कानूनी कार्यवाही के साथ साथ जेल भी हो सकती है। पश्चिम मध्य रेलवे के अनुसार ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए पकड़े जाने पर व्यक्ति को 3 वर्ष तक की कैद या 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भी वेस्ट सेंट्रल रेलवे का ऑफिशियल ये ट्वीट देख पा रहे होंगे। दोस्तों ऐसे में कितने भाई बहन ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनके लिए खबर बहुत महत्वपूर्ण थी, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो अभी इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूले।